नंबर 2 हमारे पास है, इसमें हमने पावर्स डिस्कस करनी है ईसीपी की। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है पावर्स ऑफ ईसीपी में क्या है, इसमें सेक्शन 3 से लेके 16 तक सेक्शन जो हैं वो शामिल हैं, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये चैप्टर नंबर 2 है और ये 3 से 16 तक एक्सटेंड करता है। सबसे मेन पॉइंट्स इसमें सेक्शन नंबर 3 में जो है ये मेंशन है कि प्रोसीजर्स ऑफ कमीशन क्या होगा। प्रोसीजर ऑफ कमीशन से मुराद ये है कि कमीशन किस तरह से परफॉर्म करेगा, अपनी ड्यूटीज़ किस तरह से परफॉर्म करेगा। वो कोई भी प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकता है ख़ुद से, यानी कि कोई अलग, जैसे कोई किसी शख्स के ख़िलाफ़ अगर कोई शिकायत है किसी कैंडिडेट के ख़िलाफ़ या किसी और अथॉरिटी के ख़िलाफ़, तो वो बेंच खुद बना सकता है। क्या कर सकता है कमीशन जो है वो बेंच बना सकता है, अपनी पावर्स को, अपने प्रोसीजर को खुद रेगुलेट कर सकता है। अगर एक मेंबर एब्सेंट हो तो मेजॉरिटी जो है वो इसका डिसीजन लेगी। याद रखना कि ईसीपी में टोटल 5 मेंबर्स होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कितने मेंबर्स हैं? 5। इनमें से एक जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो चेयरमैन होता है, जिसको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक ये होगा। इसके अलावा 4 अलग अलग सूबों से, प्रोविंसेस से होंगे। 4 कहाँ से होंगे? अलग अलग प्रोविंसेस से होंगे। तो टोटल हमारे पास ये 5 बनते हैं। अब ऐसा होता है ना, जो कमीशन है वो इस पूरे 5 के मेंबर्स का पैनल का नाम है, इसमें कोई एक नहीं है। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई एक नहीं है, तो बाकी के 4 जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। वो डिसीजन किस पे लेंगे? वो 2 अब जैसे कोई डिसीजन लिया तो उसमें एक साइड पर है, 3 एक साइड पर, तो ये डिसीजन हो गया। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि 2 एक तरफ हैं, 2 एक तरफ हैं, तो इक्वालिटी आ गई, तो फिर फुल कमीशन बैठेगा। अब फुल कमीशन जो कि 5 लोगों का है, तो वो बैठकर डिसीजन ले सकते हैं। ये इसकी हमारे पास पावर्स यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मेजॉरिटी डिसीजंस जो है वो होगा, ईसीपी का रूल होगा। 4 मेंबर्स में से अगर 2 एग्री हो गए, 2 डिसएग्री कर रहे हैं, तो पूरा कमीशन बैठेगा, यानी 5 के 5 लोग बैठेंगे। अब इसके अलावा हमारे पास जो है, इनमें एक चीज़ ये है कि जो हमारे पास सेक्शन 4 है उसमें है पावर्स हैं ईसीपी के पास डायरेक्शंस इशू करने के लिए, ऑर्डर्स देने के लिए। कौन कौन सी पावर्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले ये है कि किसी को भी ऑर्डर इशू कर सकता है एग्जेक्टिव, किसी भी एग्जेक्टिव को। और किस तरह से कर सकता है? इसके ऑर्डर्स की जो पावर होगी वो इक्वल टू हाई कोर्ट। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईसीपी की जो पावर्स हैं वो हाई कोर्ट के इक्वल हैं। अब किसी से भी कोई भी एनीथिंग रिक्वायर्ड, क्या क्या हो सकता है? रेवेन्यू हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकती है, जैसे पुलिस वालों से या फ़ौज वालों से ये कहें कि आपने इलेक्शन कमीशन के मटेरियल की, इलेक्शन किसी जगह पे इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पे पोलिंग स्टेशन की आपने सिक्योरिटी करनी है, या किसी जगह इलेक्शंस के लिए कोई बंदा चाहिए और तो वो बंदा प्रोवाइड करेंगे, पैसे चाहिए तो पैसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ईसीपी की अथॉरिटी, और कोई इसको डिसओबे नहीं कर सकता। याद रखना, ईसीपी को डिसओबे करना जो है वो फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शामिल हो सकती हैं। इसके बाद सेक्शन 5 कहता है कि ईसीपी को असिस्ट करना है हर किसी ने। एनी पर्सन विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। कोई डिपार्टमेंट से किसी बंदे को मांग लें तो वो बंदा ज़रूर इन्होंने देना होगा, नहीं कुछ पुलिस ऑफिसर्स मांग लिए, कुछ आर्मी ऑफिसर्स मांग लिए, तो एवरीवन इज़ बाउंड टू प्रोवाइड। नेक्स्ट क्या है? तमाम अथॉरिटीज़ इसके अलावा चाहे फेडरेशन की हों या प्रोविंसेस की हों, वो भी ईसीपी की हेल्प करेंगी। ये भी इसमें ज़रूरी है, ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये है कि फेडरल है और सिविल स्टाफ प्रोवाइड कर देगा। जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विल आल्सो प्रोवाइड सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर्स। अब ऐसा है कि जैसे जब इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद ट्रिब्यूनल चाहिए होते हैं। ट्रिब्यूनल्स का काम होता है जो इलेक्शन से मुतालिक शिकायत हैं उनको सुनना। अब तो ईसीपी क्या कर सकता है? वो किसी भी हाई कोर्ट से जजेस डिमांड कर सकता है, या इलेक्शंस में आरओ जैसे ऑफिसर्स लगते हैं, तो अगर ईसीपी चाहे कि जजेस को ही लगना है आरओ, तो ईसीपी हाई कोर्ट से डिमांड कर सकता है। एंड हाई कोर्ट्स आर बाउंड टू प्रोवाइड। एक कंसल्टेशन होगी, उसके बाद वो बाउंड होंगे प्रोवाइड करने के। अब एक अमेंडमेंट हुई है, वो याद रखना है कि ईसीपी जो है वो रिटायर्ड जजेस को खुद से अपॉइंट कर सकता है। क्या हमने कहा है कि रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स, रिटायर्ड जजेस जो हैं कैन बी अपॉइंटेड। कहाँ पे अपॉइंट हो सकते हैं? फॉर ट्रिब्यूनल्स।
तो वहाँ पर जब रिटायर्ड होंगे तो ऑब्वियसली वो किसी हाई कोर्ट के अंडर नहीं होंगे, तो दे कैन बी अपॉइंटेड बाय द ईसीपी ऑन इट्स ओन। ठीक है, ये हमारे पास है। नेक्स्ट है जी ईसीपी के सेक्शन नंबर 6 में डेलीगेशन ऑफ पावर्स। ईसीपी कैन डेलीगेट्स इट्स पावर्स टू एनीवन। कमिश्नर में गिव इट्स पावर्स टू एनी अदर मेंबर टू वर्क। अब बाज़ औक़ात अगर कमिश्नर जैसे बाहर के किसी फॉरेन ट्रिप पर है, कहीं बिजी है या हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो ही कैन डेलीगेट हिज पावर टू एनी अदर पर्सन, और एनी अदर पर्सन मीन एनी मेंबर ऑफ द कमीशन। न्यू एम्प्लॉयज़ कैन बी हायर्ड। ठीक है, कमिश्नर्स कैन मेक बेंचेस टू लिसन पिटिशंस। बेंचेस बनाए जा सकते हैं, जैसे एक शख्स किसी पिटिशन को, किसी शिकायत को सुनेगा, 2 सुनेंगे, 3 सुनेंगे या 4 सुनेंगे, या फुल कमीशन जो है वो बैठेगा। तो और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गई तो पूरा बेंच बैठेगा। ये लॉज का, इसका एक्ट का हिस्सा है, तो इस चीज़ को हमने याद रखना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 जो है हमारे पास कहता है कि पावर्स टू रिक्विजिट प्रॉपर्टी। ईसीपी कैन ऑर्डर एनीवन टू प्रोवाइड द प्रॉपर्टी, जैसे व्हीकल्स चाहिए इलेक्शन के मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, स्टाफ को शिफ्ट करने के लिए वेसल्स चाहिए, या ट्रांसपोर्ट रिक्वायर है, तो ईसीपी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसको भी ऑर्डर करेगा, जो डीसी होगा या पॉलिटिकल एजेंट होगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, दे आर बाउंड टू प्रोवाइड। लेकिन व्हीकल्स ऑफ कैंडिडेट्स विल नॉट बी यूज। ये आपने पॉइंट याद रखना है कि एमसीक्यू है कि कैंडिडेट्स की व्हीकल्स जो हैं वो यूज़ नहीं करेंगी। एक चीज़ याद रखें, जो ईसीपी के पेपर्स हैं इनमें आर्टिकल या सेक्शन नंबर नहीं पूछा जाता, एक भी। मे बी कि कोई एक आध पूछ ले, जैसे इनमें ख़ास तौर पे चैप्टर नंबर 2 से पूछ सकता है, बाकी कहीं से भी नहीं पूछेगा, लेकिन कंटेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब ऐसे हो सकता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो जो ईसीपी की रिक्वायरमेंट पे गाड़ियाँ प्रोवाइड कर सकता है, तो पुलिस की व्हीकल्स हो सकती हैं वो, ठीक है, ये पुलिस फोर्स खुद हो सकती है, तो या ट्रांसपोर्ट ऑफ प्राइवेट ऑनर कैन बी यूज बाय पेइंग हिम। तो अगर कोई प्राइवेट है बंदा, उसकी कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसको रेंट वगैरह पे करना ज़रूरी है। एक और है हमारे पास पॉइंट नंबर सेक्शन नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ कमीशन टू इंश्योर फेयर इलेक्शन। फेयर इलेक्शंस के लिए कमीशन क्या कर सकता है? कमीशन कर सकता है ये कि कमीशन में स्टॉप पोलिंग ऑन 1 और मोर स्टेशन। ऐसे होता है कोई हल्का है, वहाँ पे किसी एक जगह पे अगर किसी को रेगिंग वगैरह हो रही है, कोई बैलेट पेपर्स को नुकसान पहुँचा है, कोई रूल ऑफ लॉ की इशू बन गया है, कोई ऐसी एम्बिग्विटी आ गई है कि इलेक्शंस के ट्रांसपेरेंट होने पे कोई शकू को शुबात है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ईसीपी यानी ऑर्डर कर सकता है कि इनको इलेक्शंस को फला जगह पे रोक दिया जाए या वहाँ पे दोबारा इलेक्शंस हो सकता है। इसके अलावा कोई भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स कौन होंगे ईसीपी के? आरओ हो सकते हैं, डीआरओ हो सकते हैं, इसके अलावा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हो सकते हैं। तो ईसीपी हैज़ द पावर टू रिवाइज द ऑर्डर्स। लाइक इसी तरह से और भी इसके पास इख्तियारात हैं, जैसे जब इलेक्शंस होने होते हैं तो ईसीपी पाबंदी लगा देता है कि कोई भी ऑफिसर या कोई भी मुलाजिम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स के बगैर या उससे कंसल्ट किए बगैर उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अगर कोई कर देता है तो ईसीपी हैज़ द पावर टू रिवर्स द ऑर्डर्स। ठीक है, इशू ऑर्डर कर सकता है। पावर्स फॉर ऑनेस्ट फेयर जस्ट इलेक्शंस के लिए जो कुछ भी करना पड़े ईसीपी को अथॉरिटी है कि करें आप। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी पावर ऑफ कमीशन टू डिक्लेयर अ पोल वॉइड। वॉइड का मतलब होता है इलीगल डिक्लेयर कर सकता है इसको, अगर कहीं पे इलेक्शंस हो रहे हैं बट ईसीपी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, तो सेक्शन नंबर 9 के तहत ईसीपी क्या कर सकता है? उनको इलेक्शंस को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। वॉइड मीन इलीगल डिक्लेयर कर सकता है। 8 में क्या है? पोलिंग इलेक्शंस को रोक सकता है, लेकिन ये जनरली किसी एक पोलिंग स्टेशन पे होगा। अब किसी हल्के का इलेक्शन हुआ है, जो डस्का के अगेन एग्जांपल आएगी, तो ईसीपी ने एक केस स्टडी है वो, ईसीपी ने क्या किया था? पूरे हल्के में दोबारा से इलेक्शन करवाए थे, तो इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करके दोबारा ईसीपी करवा सकता है। यानी क्या होगा? अगर कोई इलीगैलिटीज़ हो गई हैं, ईसीपी में ऑर्डर टू रिकास्ट द वोट्स प्रोवाइडेड फॉर बाय इलेक्शंस। ठीक है, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर वुमेन टर्नआउट ऑफ वुमेन वोटर इज लेस देन 10, कितना है? लेस देन 10 है, तो ईसीपी क्या कर सकता है? ईसीपी कैन ऑर्डर के
वहाँ पर इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है सेक्शन नंबर 10, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। ईसीपी के पास कंटेम्प्ट की पावर्स हैं, ये यानी कि ईसीपी के ऑर्डर्स के हवाले से कोई भी किसी किस्म की ईसीपी की तौहीन कोई करता है या ऑर्डर्स को वायलेट कर सकता है तो ईसीपी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कर सकता है, और फिर उनकी डिफरेंट किस्म की पनिशमेंट्स भी हैं। ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट है जी एक्सपेंडिचर। ईसीपी खर्चा कहाँ से करेगा, तो ये बड़ा सादा सा सवाल है कि जो हमारा फेडरल फंड होगा, कंसोलिडेटेड फेडरल फंड जो है आर्टिकल 81 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 81 के तहत इस्टेब्लिश किया गया, तो उसमें से ईसीपी जो है फंड यूटिलाइज़ करेगा। इसका मतलब ये बहुत बड़ी पावर है, डायरेक्टली चार्ज होंगे ये किसी पार्लियामेंट वगैरह से अप्रूवल लेने की ऐसा डायरेक्टली कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद है मयर्स फॉर ट्रेनिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस। इसी सेक्शन नंबर 12 के तहत ईसीपी जो है वो मयर्स ले सकता है फॉर ट्रेनिंग पब्लिक अवेयरनेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईसीपी किस तरह की अवेयरनेस लेगा, दो इस पे पॉइंट्स हैं। अगर तो इलेक्शंस के हवाले से, जैसे अगर कोई जैसे बायोमेट्रिक मशीन्स का इस्तेमाल है, कोई इस तरह का पायलट प्रोजेक्ट है, या लोगों में अवेयरनेस फैलानी है कि वोट देना चाहिए, वोट की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके लिए ईसीपी ट्रेनिंग कर सकता है और पब्लिक अवेयरनेस भी कर सकता है। इसके लिए दो भी स्टेप्स लेने होंगे। जो भी पैसा खर्च करना होगा स्पेंडिंग कर सकता है, डू ट्रेनिंग ऑफ ऑफिशियल्स जो इलेक्शंस करवाते हैं उनको ट्रेन करते हैं। ठीक है, लॉज वगैरह के वाले से बताते हैं। मीडिया और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन कर सकते हैं, किस लिए, वोट प्रोसीजर बताने के लिए, वुमेन इंपॉर्टेंस क्या है वोट देने के लिए, इलेक्टोरल प्रोसेस की अहमियत क्या है और कैसे होता है, एग्जामिन लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस। यानी ईसीपी जो है वो इलेक्शंस के हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाही प्रोवाइड करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ये ईसीपी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पावर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेक्शन 13 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम। आपको याद होगा जो 2024 के इलेक्शंस हुए थे तो उसमें ईसीपी ने बहाना लगाया था, या 2018 के इलेक्शन से उनमें एक फेमस टर्म यूज़ की जाती थी, आरटीएस बैठ गया। क्या टर्म यूज़ की जाती थी, आरटीएस, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम जो था वो ये था। और 2024 में था आरएमएस, रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी बैठ गया था, यानी कि इन्होंने काम नहीं किया। बट ईसीपी की ये जिम्मेदारी है कि वो रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करे ताकि रिज़ल्ट ईज़िली आरओ से या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वहाँ से ईसीपी को पहुँचाए जा सकें। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है ये वो पर्सन होता है जो पोलिंग स्टेशन पे मौजूद होता है। ये फौरी तौर पे स्नैपशॉट्स लेगा रिजल्ट्स की और उनको शेयर करेगा ईसीपी को भी और रिटर्निंग ऑफिसर को। रिटर्निंग ऑफिसर कौन होगा, उसके हल्के पोलिंग स्टेशन तो एक गांव में, अगर एक किसी हल्के में 50 गांव हैं तो 50 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं हर, और सारे के सारे जिसके अंडर होंगे उसको हम बोलेंगे रिटर्निंग ऑफिसर आरओ। तो सारे के सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्नैप्स लेंगे, ईसीपी को भी उस स्नैप भेजेंगे और रिटर्निंग ऑफिसर को भी भेजेंगे। ठीक है, इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर उन रिजल्ट्स को कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद रात 2 बजे से पहले पहले उसने, सुबह जो 2 AM होगा उससे पहले पहले वो रिज़ल्ट्स जो है उसने इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए, ये वैसे ईसीपी ने अपना कोई ऐप वगैरह इस्टेब्लिश की थी, उसके ज़रिए से रिज़ल्ट्स जो हैं वो पहुंचाएगा किसको, ईसीपी को। ईसीपी फिर उन रिज़ल्ट्स को रात 2 बजे से पहले पहले पब्लिश करने का ज़िम्मेदार है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर किसी वजह से किसी जगह के रिज़ल्ट्स लेट हो जाते हैं तो आरओ जो है वो अब रिस्पॉन्ड करेगा, वो बताएगा ईसीपी को कि उसकी वजह क्या है, और ईसीपी ताकि रिज़ल्ट्स के ऊपर एक स्टेटस अपलोड किया जाए कि फ़लाँ जगह का रिज़ल्ट जो है अभी उसका इंतज़ार किया जा रहा है या वो लेट है। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर जो है जब रिज़ल्ट, ये तो इलेक्ट्रॉनिकली है ना, फौरी रात को भेजना है, लेकिन जब रिज़ल्ट्स इकट्ठे हो जाएंगे सारे के सारे पोलिंग जो स्टेशन है वहाँ से प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिज़ल्ट्स कलेक्ट करेंगे। वो सारा मटेरियल जिसमें बैलेट पेपर्स वगैरह होंगे तो वो सारे के सारा पैक करके वापस आरओ ऑफिस में सबमिट करवाएंगे। आरओ ऑफिस जितने भी रिजल्ट्स के या मेन डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी स्कैन कॉपी ऑफ कंसोलिडेटेड शीट स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट्स, फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स,
रिजल्ट्स ऑफ काउंट, बैलेट पेपर्स हैं, अकाउंट्स की रिसीव्ड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सारी डिटेल्स। ये डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी ये फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट मतलब फाइनल रिजल्ट जो होगा, जो भी उसने प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बनाया, वो सारा का सारा ईसीपी को भेजेगा। कौन? रिटर्निंग ऑफिसर। यहाँ पर चेन क्या चल रही है? चेन ये चल रही है कि पीओ यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जाएगा आरओ के पास और आरओ जाएगा ईसीपी के पास, ईसीपी को रिजल्ट्स देगा। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पहले क्या करेगा? स्नैप्स लेगा और वो स्नैप्स भेजेगा किसको? आरओ को भी भेजेगा और वो भेजेगा ईसीपी को भी भेजेगा। बाद में डॉक्यूमेंट्स भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर आरओ को देगा और आरओ फिर ईसीपी को भी देगा। ये दोनों काम करने। अच्छा, इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर शेल सेंड टू ईसीपी ओरिजिनल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, बाय यूएमएस यानी अर्जेंट मेल सर्विस वगैरह से। ईसीपी शेल पब्लिश रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी जैसे अब आपको शायद याद होगा फॉर्म 45 है, फॉर्म 47 है, इन सब डॉक्यूमेंट्स को ईसीपी पब्लिश करने का पाबंद है। तो याद होगा कि पीछे रोला चलता रहा था कि फॉर्म 45 जो ईसीपी ने पब्लिश किए हैं उनमें कटिंग शटिंग करके दोबारा चेंजिंग की गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्शन प्लान। इसकी हमने बात की थी। एक्शन, इस क्वेश्चन आ सकता है एक्शन प्लान से क्या मुराद है। सेक्शन नंबर 14 के तहत ईसीपी एक एक्शन प्लान इशू करेगा और ये कितने मंथ्स का होगा? 4 मंथ्स का होगा। जनरल इलेक्शन से 4 मंथ पहले अपना एक प्लान बताएगा कि इलेक्शन कब होगा, कैसे होगा, किस दिन क्या स्टेप परफॉर्म किया जाएगा, किस दिन पेपर्स रिसीव करने हैं, किस दिन जो है लिस्ट पब्लिश करनी है। ये सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था। सबसे पहले है कि उसने डीलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। फिर रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। अब ऐसा है कि जब इलेक्शंस होते हैं तब इलेक्टोरल रोल यानी इंतखाबी फहरिस्तें तैयार होती हैं, वोटर लिस्टें तैयार होती हैं, उनको रिवाइज़ करेंगे। कोई शख्स की डेथ हो गई है तो नादरा अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो जिन लोगों की डेथ हो गई उनको निकाल दिया जाएगा। जो नए वोटर लिस्ट में आए हैं लोग जो 18 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं उनको उस लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। इस तरह से हमारे पास होगा और फिर वो लिस्ट जो है वो पब्लिश की जाएंगी। इसके अलावा सिंबल्स एलोकेट किए जाते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिंबल एलोकेट किए जाएंगे। फिर ईसीपी जो है वो तकरीबन 60 दिन पहले डीआरओ, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगा, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिशियल्स अपॉइंट करेगा। और फिर ये जो हैं डीआरओ जो होंगे ये जो हैं पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट पब्लिश करेंगे, बैलेट पेपर्स ईसीपी पब्लिश करवाएगा। ये सारा आखिरी 4 महीने में होगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम का बनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा पिक्चर्स लेकर। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्शन ऑब्जर्वर्स, ये कौन होते हैं? जैसे फाफन एक तंजीम है यूरोपीय की, इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इलेक्शंस को ऑब्ज़र्व करती हैं और रिपोर्ट करती हैं इलेक्शंस इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं। पाकिस्तान में जैसे इसकी जगह पे एक और ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है पेलडाट, ठीक है, ये आप नाम भी याद रख सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये। तो ये इनको कहते हैं इलेक्शन ऑब्जर्वर्स। ये ऑब्ज़र्व करते हैं इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी को। अच्छा जी भाई, इसके बाद क्या होगा? जब इलेक्शंस हो जाएंगे या इलेक्शन से पहले, तो 2 काम होते हैं। इलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ अपेलेट एंड इलेक्टोरल ऑफिशियल। अपेलेट कौन होंगे? ये वो होंगे जो जैसे जो कैंडिडेट अगर कोई खड़ा हुआ है उसकी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर कोई सवाल उठ गया तो उसका एक अपेलेट काउंट किया जाएगा, कायम किया जाएगा जो उन शिकायत को सुनेगा। सिक्योरिटी मेजर्स इंश्योर किए जाएंगे कि जो इलेक्शन मटीरियल है उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसके अलावा मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म होगा, जैसे कैमरे वगैरह लगेंगे, छापे होंगे ताकि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो। इसके लिए बहुत कुछ किया जाएगा ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए। इसके बाद ईसीपी शैल कैरी पोस्ट इलेक्शन रिव्यू, और पोस्ट इलेक्शन रिव्यू होगा और उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम की रिपोर्ट ईसीपी प्रिपेयर करेगा। ईसीपी पोस्ट इलेक्शन रिपोर्ट जो है वो नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश करेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन नंबर 15 है। सेक्शन नंबर 15 कहता है कंप्लेंट्स।
अगर ईसीपी के किसी भी प्रोसेस की कोई कंप्लेन है तो वो विद इन 15 डेज़ ईसीपी को रिपोर्ट करनी है। ईसीपी जो है वो मुतलका अथॉरिटी को वो कंप्लेन भेजेगी, मुतलका अथॉरिटी विद इन 30 डेज़ अपना डिसीजन लेगा। ईसीपी वो रिकॉर्ड ले लेगा और रिकॉर्ड लेने के बाद उसको पब्लिश करेगा अपनी वेबसाइट पे। क्या है, 15 डेज़ के बाद अंदर अंदर जब कोई मसला हो गया उसके विद इन 15 डेज़ कंप्लेन पब्लिश होनी है। कंप्लेन के बाद 30 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो डिसीजन होना है। डिसीजन के बाद सारा रिकॉर्ड ईसीपी को चला जाएगा और ईसीपी अपनी वेबसाइट पे वो सारा डिसीजंस वगैरह पब्लिश करेगा। इसके अलावा ईसीपी की जिम्मेदारी सेक्शन नंबर 16 के तहत कि कमीशन जो है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करे। और ये कब होगा, नेक्स्ट जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके अगले साल विद इन 90 डेज़ जो है ईसीपी जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा फेडरल गवर्नमेंट को भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी।